अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। कोरोना ख़तरनाक से ख़तरनाक तर और अब तरीन होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो रेशो चल रही है इसकी पॉजिटिविटी की, वो इंतहाई संगीन है। और जैसा कि आपने फवाद चौधरी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनसे सुन ही लिया है कि सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है, अस्पतालों पर बहुत बोझ पड़ चुका है, ऑक्सीजन कम हो गई है, बेड्स कम पड़ गए हैं, वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी भी अब हर एक को शायद उस तरह से मैसर नहीं हो पाएगी। और इसके साथ साथ ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो पॉजिटिविटी की शरह है उसकी वजह से कारोबार मामूलात जो ज़िंदगी है वो सब रोकना पड़ा है आहिस्ता आहिस्ता, और अब शायद लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़े। तो ये सारी सूरत हाल है, उसमें जो हुकूमती इक़दाम हैं वो भी लिए जा रहे हैं, लेकिन अगेन उस पर बार बार सवालात उठ रहे हैं कि वो काफ़ी हैं या ना काफ़ी हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि भारत के साथ बहुत ज़्यादा मवाजना हम शुरू से देख रहे हैं कि जब से कोरोना आया है पहली लेयर से ही बार बार भारत के साथ कंपैरिजन करके हमें दिखाया जाता है कि जी हमारे यहाँ तो सूरत हाल बेहतर है, भारत में ये हो रहा है, भारत ने ये किया, भारत को इतना नुकसान हुआ। तो ये इस कंपैरिजन के साथ हम सिर्फ खुश होते रहें या हमें अपने भी हालात को देखना होगा, बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी बात करते हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हिलाली साहब से आगू का आगाज़ करूँगी। हिलाली साहब, भारत में क्या हो रहा है, बहुत संगीन सूरत हाल है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के आदादो शुमार दिखाकर, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताकर ये हुक्मरान जो हैं कोई फेस सेविंग चाह रहे हैं कि नहीं हमने तो बड़ी हद तक अच्छा मैनेज किया हुआ है सारी सिचुएशन को? देखिए, ये मामला समीना इतना सीरियस है कि मेरे ख्याल में हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनसे बेहतर कर रहे हैं या हम ज़्यादा होशियार हैं और हमने ज़्यादा काबिलियत दिखाई है। थोड़े से लुक एट द फैक्ट्स और देखिए क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हिंदुस्तान जो है एक आफत के नेच पे आ गया है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ कैलेमिटी। और ये जो फिगर्स हिंदुस्तानी आपको दे रहे हैं वो गलत हैं, वो सही नहीं है। अच्छा। अब फॉर इंस्टेंस आपको कहा जा रहा है, हम लोगों को उनको कहा जा रहा है कि 3,000 लोग मरे हैं आज एक दिन में। एक्चुअली वो फिगर्स दैट इज नॉट करेक्ट, वो आईसीयू के फिगर्स हैं। वो जो फिगर्स आते हैं वो आईसीयू से आते हैं। एक्चुअली बहुत सारे ज्यादा लोग घर में मिल रहे हैं, गांवों में मर रहे हैं। अब देखिए, अच्छा। एक रूरल विलेज है, 150 किलोमीटर के फासले पे लखनऊ से, 145 किलोमीटर के फासले पे लखनऊ से, 100 किलोमीटर माइल पे, और उस रूरल विलेज में 150 लोग को टेस्ट किया गया, जिसमें से 40 पॉजिटिव निकले। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटा सा विलेज 145 मील के फासले पे लखनऊ से, तो वो भी नहीं गिना जा रहा है। फिर हमने देखे हैं कि रोड्स पे लोग गिर रहे हैं और मर रहे हैं, खड़े खड़े गाड़ी चलाते चलाते दे स्लंप और मर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो फिगर हिंदुस्तान में दिया जा रहा है ये गलत है, अफसोस से कहना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, इवन कितने लोग पॉजिटिव हैं वो भी गलत। कैसे? टेस्टर्स को कहा गया है, मिसाल के तौर पे टेस्टर्स को कहा जाता है जब तुम घर जाते हो एक दिन का काम में 10 से ज्यादा पॉजिटिव ना डिक्लेयर किया करो। और 4,000 रुपये के लिए, यू विल बी अस्टनिश्ड, 4,000 रुपये के लिए नेगेटिव सर्टिफिकेट्स बिक रहे हैं उन लोगों को जो उनको नौकरी की जरूरत है, जिनको कहा जाता है कि आप टेस्ट करके नेगेटिव रिपोर्ट लाएं, फिर आपको हम फैक्ट्री में अंदर जाने देंगे। वो 4,000 रुपया देते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, और एक दिन में 200 लोग उनको वो इन्फेक्ट कर देते हैं उनको। So what I'm saying is कि ये जो फिगर्स जो आपको दिए गए हैं, these are all wrong। बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। मैं अभी आती हूँ दोबारा भी आपकी तरफ, लेकिन इमरान साहब, ये तो हम लोग अपने पाकिस्तान के लिए भी यही बात कह रहे थे कि असल में जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उतनी टेस्टिंग कैपेसिटी भी नहीं है। भारत तो फिर भी इतनी ज़्यादा रोज़ के टेस्ट कर रहा है, हमारे यहाँ तो उस लेवल के टेस्ट भी नहीं हो रहे, और फिर भी हम मर्दान में देख रहे हैं 35% पे चला गया पॉजिटिविटी रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बावलपुर में समीना 38% जी, मुल्तान मर्दान में 35%। अब ये देखें, ये वहाँ जहाँ आपने टेस्ट कर लिया, यहाँ मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में पूरी तरह टेस्ट नहीं हो रहा, मुल्तान फैसलाबाद में पूरी तरह टेस्ट नहीं हो रहा।
आप टेस्ट करेंगे तो आपको इससे कहीं ज्यादा आएगा। लेकिन बुनियादी वजह ये है कि हम ये इंडिया से मुआवजा करके सिर्फ इस बात पे खुश होना, बगले बजाना कि जनाब वो हमारा हमसाया, एक जैसा मौसम है, एक जैसे हालात हैं, एक जैसी पब्लिक है, लेकिन हम पीछे अच्छे इक़दामात की वजह से, भाईजान अच्छे इक़दामात की वजह से नहीं। पहली बात कि बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह ताला की आप पे ये रहमत रही कि आप क्योंकि नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त वुजू करते हैं, साफ सुथरा जरा रहते हैं। इंडिया में गंदगी का हिसाब देखें, दुनिया का गंदा तरीन मुल्क है, उसकी वजह से भी वहां ज्यादा ये हुआ है और डेंसली पॉपुलेटेड भी है, लोग कंजेस्टेड जगह पे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और आबादी इतनी ज्यादा है कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, इसलिए वहां ज्यादा है। आपके हालात उनसे कहीं बेहतर है, इसलिए यहाँ आपकी रेशो भी उनसे बेहतर है, वरना गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं, हुकूमत ने इसमें कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। रॉयटर्स की आज की रिपोर्ट है कि दिल्ली में हर 4 मिनट के बाद एक बंदा कोरोना की वजह से मर रहा है। ठीक, हाँ जी, हर 4 मिनट के बाद। अब आप यहाँ से देख लें कि इससे आप अंदाजा लगा लें कि दिल्ली जो उनका दारुल हुकूमत है, वहां पे अगर ये पोजीशन है तो बाकी जगहों पे क्या साहब की बात ठीक है कि डेथ रेट तो फिर इससे कहीं ज्यादा होगा, इससे कहीं ज्यादा है। मैं आपसे कहता हूं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कभी भी किसी भी डेटा पे आप उस तरह से एतबार नहीं कर सकते जो हुकूमती सतह पे रिलीज किया जाता है। उसकी वजह ये है कि वो यहाँ जो हिलाली साहब कह रहे थे ना, वहाँ इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्टर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है आज, वो कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्री पैरेलल बन गई है। जो गलत रिपोर्ट्स कर रहे हैं, जो लोगों को जैसे ये कह रहे हैं जो ट्रैवल कर रहे थे, आपको पता है पूरी दुनिया ने क्यों पाबंदियां इंडिया पे लगानी शुरू कर दी हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनको 5-5 हजार रुपए लेके जाली सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे इंडिया में कि ये कोरोना नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं, लेकिन असल में वो जब वो वहां गए तो वहां पे वो पॉजिटिव निकलते थे। इसी तरह नौकरी के लिए जो हिलाली साहब ने कहा, तो वहां पे तो इतना इस पे अब हो रहा है ना कि हुकूमत बिल्कुल बेबस है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी हुकूमत अब भी होश के नाखून नहीं लेगी, अब भी इन्होंने अगर कोई ये इस पे सीरियस ना शो की और सख्त इक़दामात ना किए तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारे हालात भी को उनसे मुख्तलिफ नहीं होंगे। जी जी हिलाली साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको हमारे गवर्नमेंट और उनकी, जैसे अब मूडी ने जो, देखिए कि लोग क्या मूडी के बाद आप हैरान होंगे अगर मैं आपको कहूं देयर हैज बीन अ सी चेंज ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट मूडी, माने कि बिल्कुल माहौल बदल गया है। अब खुला आके कह लें, वो कहते हैं पहले इसने हमें झूठ कहा था, इसने कहा था कि क्राइसिस ओवरकम हो गया, हम निकल आए हैं इस क्राइसिस में। फिर इसने कहा इंडिया दुनिया का फार्मेसी है, और सोचिए तो सही, दुनिया के फार्मेसी के वैक्सीन खत्म हो गए और ऑक्सीजन नहीं है आज जी। फिर खुद मूडी खुद इतना इररिस्पॉन्सिबल कि सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसे बंगाल के रैलीज बंगाल में जो हुए थे, मैसिव मीटिंग्स पे खुद मेले की इजाजत दे दी, कहा कि अरेंज करो। और कुंभ मेला 25 मिलियन हिंदुस्तानी समझिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक मिले इन अ मैस क्राउड। होली बड़े उस तरीके से मनाई गई है, सुपर स्प्रेडर इवेंट के उसने तबाह कर दिया। और अब लोग याद कर रहे हैं मनमोहन सिंह ने जो कहा था मूडी के बारे में, मूडी के बारे में उसने कहा था, एंड आई नेवर फॉरगेट, मैंने नोट किया और वो पहले दिन से मैंने कहा दिस इज अ वेरी करेक्ट असेसमेंट। उसने कहा मूडी विल मेक ए डिजास्ट्रस प्राइम मिनिस्टर, और आज उसको कहते हैं मौत का सौदागर, उसका मौत का सौदागर बन गया है वो। और इंडियंस उठ के कह रहे हैं क्या हमने गलती की कि हमने मंदिर को वोट किया, हमने कहा मंदिर मस्जिद की जगह पे जा रहा है, हम रिलीजन के बेसिस पे वोट किया, हेल्थ और एजुकेशन के लिए नहीं किया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग टुडे। आज ये बातें हो रही हैं मूडी के बारे में, तो सोचिए तो सही, व्हाट अ फेलियर ऑफ लीडरशिप। तो एक और भी किस्म पता चल रही है। इन्होंने दूसरी जो इंडिया में जो दूसरी थी ना इसकी लहर कोरोना की, उसमें उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने सारी मुसलमानों पे डालने की कोशिश की थी और कहा तबलीगी जमात की वजह से ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। उस पे मोदी ने अपनी तरफ से ना एक सियासत खेली। अब देखिए अल्लाह ताला का निजाम है, मकाफाते अमल है। कुंभ के मेले में जो 1.5 लाख हिंदू इकट्ठा
गंगा स्नान करता था, वहां पे देखिए अब हुआ क्या है। अब मोदी, इस वक्त मोदी से जान छुड़ाओ, मोदी इस्तीफा दो, टॉप ट्रेंड है इंडिया में इस वक्त। एग्जैक्टली इंडिया में इस वक्त टॉप ट्रेंड है कि मोदी इस्तीफा दो, मोदी हमारी जान छोड़ो। तो ये बात, वो प्रेसिडेंशियल रूल करो, 6-7% पे आ चुका था, ये कुंभ के मेले और होली के बाद अब वो 35-36 पे जा चुका है। कुंभ का मेला जो है, मगर उस कुंभ के मेले ने तो उसमें ये समझ ले कि ऑल ओवर कोरोना के लिए मेला वो साबित हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वो कुंभ का मेला नहीं, वो कोरोना मेला। अच्छा समीना जी सर, समीना अब एक और बात सुने, जो बहुत बुरा खबर, जितना मैंने आपको कहा है वो इतना बुरा नहीं है जो आज अब मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो वायरस है ये पाकिस्तान इज हेडेड फॉर पाकिस्तान। एक डॉक्टर है जो महाराष्ट्र के अस्पताल पे काम करता है, उसका नाम है डॉक्टर प्रदीप सेना। वो ससून जनरल हॉस्पिटल महाराष्ट्र में डॉक्टर है। उसने अपने डॉक्टरों को क्या लिखा है, कहता है कि एक नया कोविड म्यूटेशन आया है और वो अनकंट्रोलेबल और अनकंटेनेबल है। वो आपको स्वैब टेस्ट से पता नहीं चलता। और आपको खांसी भी नहीं होती है, आपको बुखार नहीं होता है, बस जनरल आपकी वीकनेस होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है और 10 घंटे में आप खत्म हो जाते हैं। सही, ये है वो कह रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्प्रेड कर रहा है और इट्स हेडेड फॉर पाकिस्तान। अब ये भी हमें दिस इज अगर और मैं मानता हूँ ये सर, झूठ तो नहीं बोले इमरान साहब, लेकिन अब वही बात आती है कि इंडिया में तो सिचुएशन जो है सो है, और हम जैसे पहले भी ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है उस तरह, लेकिन क्या हम लोग उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? खुदा न खास्ता हमारे हालात उस तरीके के नहीं हो सकते जिस तरह से, जिस पॉजिटिविटी रेट हमारे यहाँ बढ़ा है, जिस तरह से अस्पतालों में सूरत हाल है। आप खुद ही, हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से ऑक्सीजन रेट अस्पतालों में अब सूरत हाल सुन लें यहाँ क्या है। अब पहली बात तो ये कि आज हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा है कि जितनी हमारी प्रोडक्शन है उसका 90% ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए। और अगर ये सूरत हाल ख़राब हुई तो हम फिर हमारे बस में ना रहे, ये भी चांसेस है। यह पोजीशन ये आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में आपको पता है कि आज 24 घंटों में 157 मौतें हुई हैं, जो पूरा जब से कोरोना हुआ सबसे ज़्यादा एक दिन में मैक्सिमम ये है। टोटल पाकिस्तान में कहते हैं जी अंदाजन 500 टन ऑक्सीजन पैदा होती है टोटल पूरे पाकिस्तान में। 5 कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन पैदा करती हैं। ठीक है। 2 जगहों पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, एक हेल्थ सेक्टर में, एक इंडस्ट्री में। अब इन्होंने इस वक्त ये किया है कि इंडस्ट्री को बंद करके हेल्थ सेक्टर में तकरीबन 70% से ज्यादा ये हेल्थ सेक्टर में दे रहे हैं। ठीक। उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि जो पहले सप्लाई 30 से 40% थी वो अब 110 टन रोजाना की बुनियाद पर थी। पूरी नहीं पड़ रही। सुन लें 2020 में यानी पिछले साल वो 500 टन रोजाना हो गई थी। बिल्कुल ठीक। अब अगर खुदा ना खास्ता कोरोना की इसी तरह बढ़ता है तो आप कहां से वसाइल लाएंगे? फिर आपके पास भी यही चीखें मारेंगे लोग कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो अब ये क्या करेंगे? लॉकडाउन करने के लिए ईद का इंतजार करेंगे कि चले ईद तक हम अच्छी तरह फैला लें, फिर उसके बाद लॉकडाउन करें? हिलाली साहब, क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है इनकी? देखिए, जब हम चैनल्स पे बात करते हैं और हम कहते हैं लॉकडाउन, और ख़ास तौर मैं आपको पता है कि आई एम अ ग्रेट लॉकडाउन के ये होते हैं। अब आपको लॉकडाउन काफ़ी नहीं है, लिख लें, आपको लॉकडाउन काफ़ी नहीं है। खुदा ना करे अगर ये वायरस इधर फैलने लग जाए, आपको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। आपको याद है मैं कह रहा था कि फूड सेंटर्स खोलो। अब आपको गरीबों को कर्फ्यू में खाना कैसे दे सकेंगे? कैसे देंगे? आपको फूड सेंटर्स खोलना पड़ेगा, आपको फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा गरीबों के लिए। और फिर मैं वही बात कहता हूं जो मैं 1 साल पहले कह रहा था कि आपको स्पेशल टैक्स लगाना पड़ेगा घर वालों पे, अमीर लोगों पे, 500 घर से ज्यादा उन पे टैक्स लगाना पड़ेगा कि 2 पैसे, इसलिए कि दूसरे लोग भी वो उनके पास पैसे नहीं है और खाना नहीं मिल सकता है। स्टील मिल आपका पड़ा हुआ है एब्सोल्युटली वैरान, बनाओ उसको, कन्वर्ट इट इनटू एन ऑक्सीजन फैक्ट्री।
देखिए खुदा के लिए अभी आज से ये शुरू करें, अब इट्स टू लेट, इट्स ऑलरेडी टू लेट। और फिर मशीन्स होते हैं जो बिक रहे हैं इधर, अमीर लोगों के पास है, 5-7 लाख के बिकते हैं, जो खुद अपना ऑक्सीजन बना सकते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मगर इट्स देयर एक्सपेंसिव। लेकिन ये सब तो तब होना है लाले साहब जब वो ये सोचें कि हमने लॉकडाउन करना है, तो फिर वो सोचें कि लॉकडाउन के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनसे निपटना कैसे है। क्यों इमरान साहब, अभी तो इस पर ही कंफ्यूजन है। समीना, दो चीजें हैं। पहली बात ये है कि तो ये कि हुकूमत ने अभी फैसला ही नहीं किया, वही कह रही हूँ, वो खुद ही क्लियर है। आपकी बात ही कह रहा हूँ। दूसरी, जब वो अगर फैसला कर भी लें तो जिनसे ये फैसला नहीं हो सका इतने महीनों में कि लॉकडाउन करना है, जिनसे ये चीजें मैनेज नहीं हो रही हैं, आप समझती हैं कि वो लोगों को खुराक दे सकेंगे? वो इतना मैनेज कर रहे हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट, उनको अगर क्राइसिस मैनेजमेंट करना आती तो आज ये हालात ही ना होते। इसलिए मुझे डर इस बात का है कि खुदा न खास्ता ये ना हो कि हम इतने बुरे हालात में चले जाएं कि ना उन बेचारों के पास दवाई मिले, ना ऑक्सीजन मिले और ना रोटी मिले। तो ये ना हो एक तरफ लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं और दूसरी तरफ भूख की वजह से। इमरान साहब, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पिछले साल ही हाथ खड़े कर दिए थे कि हम सबको खाना नहीं पहुंचा सकते, हमारा वो पूरा सिस्टम ही हमारे पास नहीं है, इतनी वर्क फोर्स भी नहीं है, पता नहीं वो टाइगर फोर्स नहीं। तो फिर उसका हल है ना। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप इस काबिल नहीं है, तो अल्लाह का वास्ता आप रिजाइन करें, आप जाएं। और फिर आप जो हर बात में कहते हैं फौज आके संभाले, तो फौज से क्या आके संभाल लें और फिर अपना काम करें। चले, मैं इस लास्ट कमेंट पे जरूर लाली साहब का कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद ब्रेक की तरफ जाते हैं। लाली साहब, फिर रिजाइन कर दें, उससे कोरोना खत्म हो जाएगा? देखिए, जो प्रेसिडेंट साहब हैं इस मुल्क में, वो ही हमें उनसे हमारा और उनका एक किस्म का ये रिश्ता है। वो ये है कि मैं सदर हूं इस मुल्क पे, मुझे आईन कहता है फॉर द गुड ऑफ द सेफ्टी ऑफ द कंट्री मैं कुछ इमरजेंसी स्टेप्स कर सकता हूं। और अगर आपका जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकते, काबिलियत नहीं है या दे डोंट हैव द मीन्स, तो फिर किधर से आप लाएंगे वो लीडरशिप जो वो शायद कर पाए? तो उनकी जिम्मेवारी है और करना पड़ेगा उनको। और फौज अपनी है, अगर वो कर रहे हैं किसी क्राइसिस में, अगर वो हेल्प आउट करते हैं, इसमें क्या है? ठीक है, ऑल राइट। चले जी, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेकर वापस आते हैं। करते हैं, आज कुछ पॉलिटिकल भी बड़ी एक्टिविटी हुई है, यानी मरियम नवाज साहिबा ने चुप का रोज़ा तोड़ दिया है। वैसे तो रोज़े चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना चुप का रोज़ा तोड़ दिया है। तो एक ब्रेक के बाद बात करते हैं कि आज वो बोली तो क्या बोली। वेलकम बैक नाजरीन। मरियम नवाज साहिबा जब भी बोलती हैं, जाहिर है कि खबर बनती है मीडिया पर, और अब की बार वो एक ज़रा गैप के बाद बोली हैं। पीडीएम का जब से वाक़या हुआ था उसके बाद से बीमार भी हुई और उसके बाद ट्वीट तो 1-2 आए उनके बेज़र से, लेकिन आज वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू के हवाले से हम बात करते हैं कि जी क्या चल रहा है पीछे पर्दे के। और सबसे पहली जो बात जिस पर बात करते हैं वो ये है कि जी नून से शीन और शीन से नून निकलने की बातें जो है बड़ी होती रही हैं, और उस पर इमरान साहब ने भी बल्कि कुछ दिन पहले ही कहा था कि भले ये बातें होती रही हैं, लेकिन ये कहानी, बल्कि मैं पहले इमरान साहब का सुनवाई देती हूँ, कहना क्या था इस बारे में। मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जब जेल से रिहा होकर पहुंचे तो वहां पे मरियम नवाज साहबा मौजूद थी उनका इस्तकबाल करने के लिए। उनके एक साइड पे दाएं तरफ उनके साहबजादे हमजा शहबाज हैं और बाएं तरफ मरियम नवाज हैं। वो एक तस्वीर अपने अंदर कई हजार बल्कि कई लाख अल्फाज कह रही है। ये जो कहना है ना, ये पिछले कितने अरसे से सुन रहे हैं कि जी शीन आ जाएगी, नून चला जाएगा, भी कहते रहे बहुत, लेकिन ये होगा नहीं। ये होगा ये अब कि मरियम नवाज वही करेंगी जो उनके चचा मियां शहबाज शरीफ कहेंगे। पॉलिसी देनी होती है मियां नवाज शरीफ ने। तो इमरान साहब ने जो कहा, आज मरियम ने भी कुछ ऐसा ही कह लिया। मरियम ने आपको पहले बता तो नहीं दिया था इमरान साहब? देखिए हमारे वाकफा ने हाल तो बता देते हैं। वो मरियम के पास हाथी होते हैं, इसका मतलब है। सुनते हैं जी आज मरियम ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की है। मेरा ख्याल है जब मैं छोटी थी तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ, नून से शीन निकलेगी, शीन से नून निकलेगी, ना नून से शीन निकली, ना शीन से नून निकली, वो निकल सकते ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज शरीफ साहब का अपनी हिम्मत और हौसले से जेल काटना इस बात का सबूत है, और नवाज शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं है। और अगर जरा से भी तैयार होते तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते। प्राइम मिनिस्टर होते आज अगर तैयार होते तो।
बिल्कुल, हम तो ये बात कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो जैसे हमने पहले कहा वो लंबी एक बहस है कि वो छोड़ेंगे नहीं। असल चीज़ ये है कि आप देखिए आज उन्होंने मरियम नवाज ने ये भी कह दिया कि जी पीडीएम में मियां शहबाज शरीफ जो हैं वही फैसला करेंगे और वही अब मुस्लिम लीग नून को स्ट्रेटजी उनकी चलेगी, वही स्ट्रेटजी है। मैं आपसे कहता हूँ ये शुरू से मैं कहता हूँ कि ये दोनों भाई जो हैं सलाह मशवरे से काम करते हैं। और ये आप देख लें मरियम नवाज के लहजे में कहाँ थी आज वो तलखी, आज तो रिलैक्स लग रही है, बहुत रिलैक्स थी और सारी बातें उन्होंने वही की। और फिर खास तौर पे एक बात आपने नोट की हो कि जब पीपल्स पार्टी के वाले से उन्होंने बात की है वो भी बड़ी नपी तुले अंदाज में उन्होंने बात की है। वो उस पे मैं आती हूँ। हाँ जी, हिलाली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिलाली साहब आज तो रिलैक्स लग रही थी मरियम, जो पहले वाला गुस्सा था वो थोड़ा सा कम लग रहा था। देखिए पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, अगर वो चोर लुटेरा भगोड़ा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का फिर बन जाए और वापस आके वो प्राइम मिनिस्टर बने तो ये क्रिमिनल एंटरप्राइज, ये क्रिमिनल मुल्क होगा। ये हो ही नहीं सकता है कि एक आदमी जो एक कॉन्विक्ट है और एक भगोड़ा है जिसके लैंड और घर और ज़मीन बिके जा रहे हैं इसलिए कि वो भगोड़ा है, वापस नहीं आता है, हिम्मत नहीं है, उसको आप प्राइम मिनिस्टर बनाएं। पहली बात तो ये है। तो ये जो लव इन हम करते हैं ना मरियम के लिए और आप लोग कहते हैं हाँ बड़ी अच्छी बोली आज, हाँ वो फॉरगेट अबाउट इट, ये हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है शहबाज शरीफ, देखिए शहबाज शरीफ को थोड़ा सा क्रेडिट दें, वो पागलों की तरह गालियां नहीं देता है एस्टैब्लिशमेंट को, वो उसका पूरा टैक्टिक, वो जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, गालियों से कम है, कोलैबोरेशन ज़्यादा चाहता है, कॉन्फ्रंटेशन कम है और चुप रहता है, अब्यूसिव नहीं होता है, इसलिए उसकी इस वक्त ज़रूरत है। और अच्छी बात है वो आ गया है, मगर उसके खिलाफ जो केस है इट्स अ प्रीटी सॉलिड केस। हाँ ठीक है, हमारे कोर्ट शायद उसको फिर भी छोड़ दें, मगर मैं आपको बता रहा हूं एक फीलिंग बिल्ड अप हो रहा है इस मुल्क में कि ये ऐसा चल नहीं सकता है ये मुल्क कि बार बार जो भी पकड़ा जाए उसको कुछ नहीं होता है, वो वापस आ जाता है, वो या बाहर भाग जाता है, उधर से शुरू कर जाता है और उधर से पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग करते हैं। माफ करिए, आई एम वेरी सॉरी, मैं समझता हूं ये बड़ा सीरियस मैटर है। ये एक वायरस एक तरफ है और एक पॉलिटिकल वायरस दूसरी तरफ से लगा हुआ है। दिस इज द बैड डेज फॉर पाकिस्तान। लेकिन हिलाली साहब बात वही है इमरान साहब, अब अगर अवाम भी उन्हें मुंतखब करते हैं, भले वो आ जाते हैं मुख्तलिफ चार्जेस के बाद, तो फिर क्या हो सकता है? बात यही है कि हिलाली साहब कैसे स्टैंड करेंगे, वो मुख्तलिफ कैसे होगा भाई, वो स्टैंड कैसे करेगा? जैसे पहले हुए हैं मुंतखब 8 साल आके काटे हैं ना जेल। हिलाली साहब बात ये, पहली बात तो ये है कि हम तो आज नवाज शरीफ को हमने तो डिस्कस ही नहीं किया, आपने खुद ही अज्यूम कर लिया कि नहीं बात सुने। दूसरी आप बात तो ऐसे बात करते हैं जैसे माय गॉड सर आप ज्यादती हुई उनसे। सर नहीं, मैंने तो नहीं ये कहा एक दफा भी कि ज्यादती हुई। अब आप अपनी बात हमने सुनी, अब मेरी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूँ। एक दफे नहीं, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ। हाँ जी, नहीं असल बात ये है कि हिलाली साहब की ना कोई अगर जाती मुखालफत है या हिलाली साहब का अगर कोई ज्यादती है तो वो मैं उस पर तो तबसरा नहीं करना चाहता। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा यहाँ बीइंग जर्नलिस्ट या एनालिस्ट बैठ के हमने जो बात करनी है वो क्या करनी है। हम आज डिस्कस कर रहे हैं मरियम नवाज के उसको। हाँ जी, कोई पाकिस्तानी जो सच्चा पाकिस्तानी है वो ये नहीं चाहता कि वो नवाज शरीफ हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो मरियम हो, वो हमजा शहबाज हो, वो इमरान खान हो, वो आसिफ जरदारी हो या वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, कि जो इस मुल्क का 1 रुपया भी लूटे वो आज़ाद फिरे। हर पाकिस्तानी, सच्चा पाकिस्तानी ये चाहता है कि ना सिर्फ उनको सजा मिले बल्कि उनसे लूटी हुई दौलत की एक एक पाई वापस कौमी खजाने में आए। पहली बात तो ये है, इस पे कोई दूसरी राय हो सकती नहीं, ना ये एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उनको सजा नहीं दिलवा सके, आप अगर उन पे वो जुर्म साबित नहीं कर सके, आप उनसे अगर लूटी हुई दौलत वापस नहीं ला सके, तो फिर या आप में कोई प्रॉब्लम है या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। अब सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो काम हुकूमतों का होता है सिस्टम को ठीक करना। मैं आप या हिलाली साहब उस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। अब हमारी बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। जो हम बात आज कर रहे हैं वो बेसिकली मरियम ने जो आज टॉक किया है वो इतनी देर से चुप क्यों थी और क्या उस चुप के बाद उनका ये बोलना सारे एक पेज पर हैं, ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन पीडीएम के हवाले से उन्होंने जो बात की, मैं पहले वो सुन लूँ फिर उसके बाद बात करते हैं। पीडीएम के बारे में वो कहती हैं जी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी
उसमें दम है, क्या कहा सुने। पीडीएम आज भी उसी तरह है, खड़ी है, और उसका इजलास आपको पता है कि मौलाना साहब ने 26 अप्रैल को बुलाया है इस्लामाबाद में। तो रमजान शरीफ के बाद पीडीएम अपनी जो नई स्ट्रैटेजी क्या बनाती है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, उसका फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। और पीडीएम में पीपल्स पार्टी के प्रेजेंस के हवाले से भी उन्होंने कुछ थोड़ी सी मोहतात सी गुफ्तगू की, वो भी सुन लीजिए। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राहें जुदा करने का पॉलिटिकली फैसला किया है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है। मैं पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रैटेजाइज करके अपने अहदाफ मुकर्रर करती हूँ। मेरा एक बिलावल भुट्टो साहब के साथ अच्छा ताल्लुक है। जो मुझे उस दिन कहना पड़ा सेनेट के लिए, बाप से जो वोट लिए थे, वो मैंने कहा, वो किसी पार्टी पर हमला नहीं था, वो एक असूल की बात थी जो मुझे करनी पड़ी। दो बातें हैं इमरान साहब, एक तो पीडीएम बगैर पीपल्स पार्टी कैसी होगी, और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी पर इतनी खुल के तनकीद क्यों ना की मरियम ने। इसलिए कि मैंने आपको कल भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी इन पे अभी हाथ थोड़ा सा होला रखें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ का जो राब्ता हुआ है, आखिरी बार जो राब्ता हमारे वाकफान हाल के मुताबिक मौलाना और मियां नवाज शरीफ के राब्ते में टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये तय हुआ है कि आप बिल्कुल उसको इस अंदाज में ना लें, ज़्यादा उसमें ना जाएं, आप एक मौका दें, ताकि मौलाना ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी भी किसी तरह अभी भी कोई उम्मीद रखी हुई है आपको जुड़ जाएं अगर, तो अच्छी बात है। लेकिन असल चीज़ ये है कि मरियम नवाज ने आज वही बात की है जो उनको मियां नवाज शरीफ ने कही थी। ठीक है कि अपना जो हदफ है वो हुकूमत ही रखें, उधर उधर अपने अहदाफ ज़्यादा ना बनाएं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि पीडीएम विदाउट पीपल्स पार्टी कोई खतरा हो सकती है हुकूमत? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अपोजिशन इस वक्त मियां मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून ये प्रॉपर यही मिलके तो अपोजिशन करेंगे। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी अब उस तरह से उसमें आए, और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ये कोरोना की जो सूरत हाल है फिर तो कोई भी नहीं उस तरह से कर सकेगा। हिलाली साहब, पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम में नहीं है तो फिर क्या थ्रेट बन सकेगी? ये दो बड़ी जमातें, बल्कि दो में से भी एक ही है पीएमएलएन खाली, और बाकी फजलुर रहमान साहब की तो जाहिर है उस तरह स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या कर लेंगे ये लोग मिलके अगेंस्ट गवर्नमेंट? कुछ नहीं करेंगे और कुछ नहीं कर सके अभी तक। आप क्यों समझती है कि कुछ कर सकेंगे? क्या ये तगड़े हो गए हैं? नहीं, ये तो किस किस्म के सवाल है? पीडीएम खत्म हो गया है, अलग हो गए हैं, जुदा हो गए हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। एक एक को गालियां दे रहे थे, अब इसलिए कि थोड़ी नरमी दिखाई है। नरमी इसलिए दिखाई है, देखिए एक आदमी जो खुद निकला है ऑन बेल, वो आके, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया कि कोई ये प्लान बी भी एक बनता है, प्लान बी एक पेश होता है कि भाई ये नहीं तो ये, ऑलवेज देयर इज अ प्लान बी। और शहबाज शरीफ जो है अपने आप को स्किलफुली हैंडल किया है। जैसे मैंने कहा, वो गालियां नहीं देता एस्टेब्लिशमेंट को, वो लड़ता नहीं है, वो बात खामखा अब्यूसिव नहीं होता है, वो नाम लेके एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को ये नहीं कहता है कि तुम ये हो और तुम वो हो। आज भी, कल भी वो शुरू हो गई थी, माने इतने जोर से नहीं, सेलेक्टर ने और सेलेक्टर ने ये वो। देखिए, कहने की बात ये है कि अगर आपने एक इलेक्शन हारा है, अब जैसे भी आप हारा है, वक्त 2 साल पहले था कि आपने एक्सेप्ट किया रिजल्ट को, और फिर आप जाके कहते हैं कि ये आप एक्सेप्ट नहीं किया रिजल्ट, और फिर आप निकल आ रहे हैं। वो था वक्त करने के लिए, नॉट नाउ, इट्स टू लेट। और देखिए, 1.5 साल रह गए, 2 साल रह गए, यू आर हेडिंग फॉर इलेक्शंस। अब आप मैंने कि क्यों लोगों लकीर पीटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज है जो अभी भी वो थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल कर, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज है ना हिलाली साहब, जिसमें नहीं, मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी, वो हम लोग उनके लफ्जों को ये इंपॉर्टेंस देके डिस्कस करके, थ्रेड बाय डिस्कस करके कहते हैं कि ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। एक्चुअली ये मूवमेंट पीडीएम जो है खत्म हो गया है, खुद कहते हैं कि ये मूवमेंट वीकन हो गया है। अब उससे क्या वीक हो सकता है, आप बताएं? ठीक है कि एक सिंगल पार्टी, दूसरा तो मौलाना तो कुछ नहीं है ना, ये तो वन पार्टी मूवमेंट है। आई एम सॉरी, आपको नहीं लगता है कि पीडीएम में जाना है? वो भी हम लोग भी ये कब कह रहे हैं लाल साहब के पीडीएम कुछ कर लेगी, लेकिन इमरान साहब, मरियम ने एक बात जरूर की है जिस पे मैं थोड़ा सा दिलाना चाहती हूँ आपकी तवज्जो। वो इसलिए कि जो जहांगीर तरीन साहब के साथ भी एक बड़ा ग्रुप है पीटीआई का, और वो ये कह रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन लोगों के साथ भी रात, वो कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, पहले सुन लेते हैं फिर बात करते हैं।
जितना बड़ा ग्रुप आपको नजर आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है। ये बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। तो ये कितनी थ्रेटनिंग बात है PTI के लिए? देखिए PTI के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत थ्रेटनिंग है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी मिल के भी PTI को वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि जो इत्तेहादियों के साथ मिलकर उनकी हुकूमत है। लेकिन अगर जहांगीर तरीन का ग्रुप उनसे अलग हो जाता है तो उससे मिसाल के तौर पे अगर वो अलग होकर बजट इजलास में बाइकआउट कर देते हैं तो बजट पास, तो फिर बजट पास ये कैसे करवाएंगे? तो हुकूमत तो अपाज हो जाएगी ना, मफलूज हो जाएगी। इसलिए ये जो हुकूमत ने कोशिश शुरू की है, और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी जो मुलाकात की है, और उन्होंने कल यकीन दहानी भी कराई है कि मैं आपकी मुलाकात वज़ीर आज़म से करवाता हूँ। वो बुनियादी वजह ये है कि वज़ीर आज़म ने चौधरी सरवर की ये ड्यूटी लगाई है। वज़ीर आज़म को भी ये पता है कि ये मामला बड़ा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हुकूमत अब ये कोशिश करेगी कि किसी तरह से भी नाराजगी दूर करके तो अपने लोगों को साथ मिला लिया जाए। लेकिन असल में इन सब लोगों का, इस ग्रुप का टारगेट अगले इलेक्शन है। वो अब ये चाहते हैं कि अपनी अपनी टिकट्स उन जमातों में पक्की कर लें जिनके प्लेटफॉर्म से उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है। लाली साहब, चलिए ये तो मान लिया कि PDM में अब जान नहीं रही, लेकिन अगर अपने ही लोग खिलाफ हो जाएं तो ये तो एक थ्रेट है ना हुकूमत के लिए। अभी 2-2.5 साल करनी तो है हुकूमत। देखिए अफसोस की बात यह है कि जहांगीर तरीन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इमरान खान के पार्टी में और इमरान खान को पावर में लाने के लिए। मगर अफसोस की बात यह है कि ये नहीं सिर्फ शुगर के बारे में, इनके खिलाफ जो चार्जेस हैं ये बड़े सीरियस चार्जेस हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। ये नहीं है कि आप सब्सिडी ज़्यादा ले लें या कीमतें ज़्यादा बढ़ा दी हैं, वो चार्जेस नहीं हैं। इनके पास बड़े सीरियस चार्जेस हैं, और बेशक ये लोग इकट्ठे होके इस गवर्नमेंट को हटा दें, मगर वो चार्जेस जो इनके खिलाफ हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। इन एनी सर्कमस्टेंसेस उनको वो चार्जेस के जवाब देने पड़ेंगे। तो मैं नहीं समझ सकता कि ये तो बड़ा शॉर्ट साइटेड है ना, एक गवर्नमेंट को बदले के लिए कि आप 1.5 साल निकाल दें, डिस्टेबलाइज करें मुल्क को, इकोनॉमी को इस वक्त ऐसे इस पे। इसलिए मेरे ख्याल में ये चाहते हैं कि इमरान साहब को मिलें और उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग हो इनकी कि आप हमें कुछ ज़्यादा लिफ्ट देंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमें कभी कभी बुलाएंगे, ये करेंगे। आखिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उधर हमें डेवलपमेंट चाहिए, उसमें भी आपसे और आपकी गवर्नमेंट से मदद मिलेगी। ये हैं बातें जो करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये छोड़ के चले जाना चाहते हैं, इसलिए तो प्रेशर डाल रहे हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, आपको ये दिखाई दे रहा। ओके, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस और मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही थी कि कितना बड़ा थ्रेट है वो ग्रुप और वो नाराज़ अरकान हुकूमत के लिए। लाली साहब का ये कहना है कि वो सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल अलग नहीं होने वाले। इमरान साहब से मैं ज़रा इस पर कमेंट ले लूँ। इमरान साहब, आपको भी यही लग रहा है कि सिर्फ वो अपनी कुछ फेवर्स लेना चाह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने भी एक प्रेशर ग्रुप बना लिया, लेकिन अभी वो छोड़ने वाले नहीं है इन एनी केस? अच्छा समीना, मैं इससे बिल्कुल उलट बात समझता हूँ। अच्छा, हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं ना, आटा गूंदे हिलती क्यों, वो एक बहाने की तलाश में थे। मेरा ख्याल है कि उस ग्रुप ने एक ये समझ लिया कि हमें जो PTI से मिलना था वो मिल गया, आइंदा हमें शायद PTO से ना, क्योंकि PTI और इमरान खान, असल में वज़ीर आज़म इमरान खान है जो, उन्होंने शायद उनकी जायज़ नाजायज़ उस तरह से बातें नहीं मानी, उनका मिजाज भी ऐसा है। अभी लाली साहब जो बात कर रहे थे ना कि वो जाएंगे ये मुतालबात लेके, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान आसानी से वो मुतालबात माने, उनकी दूसरी भी बातें भी माने। अब होगा क्या फिर उसके नतीजे में? उसके नतीजे में होगा ये कि इनमें से ज्यादा लोग वो हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। वो कहते हैं भाई हमें फिर क्या तकलीफ है, हमारे पेट में क्या से ऐसे मरोड़ उठ रहे हैं कि हमने PTI में जाना है। हम दूसरे, इसलिए वो ये प्रेशर इसलिए बना रहे हैं कि वो अपनी जगह दूसरी जमातों में पक्की करेंगे, आगे का सोचेंगे। लेकिन ये भी तो बात है ना फिर इलाली साहब कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये तो फिर इशारों के भी और हवा को भी देखते हैं कि अगली गवर्नमेंट किसकी बनने जा रही है, फिर ये उसकी तरफ होते हैं। अगर वो दोबारा PTI की बनने जा रही हुई तो इनके साथ ही रहेंगे, अगर किसी और की बनने जा रही हुई तो उस तरफ चले जाते हैं। क्या ख्याल है आपका?
हो सकता है कि अगर आप समझते हैं कि इन लोग जो हैं इनको किसी चीज़ बस अपना फ़ायदा का ढूंढ रहे हैं और एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी से चौथी पार्टी, तो आदमी फिर सोचना लगता है कि ये किस किस्म का इलेक्ट्रेट है कि ऐसे आदमी को वोट देते जाएंगे। माने उनका कॉन्फिडेंस क्यों, इलेक्टेबल्स जो आप कह रहे हैं वो कितने दफ़े पार्टी चेंज करेंगे और क्या वो अपने इलेक्ट्रिक को जाके कहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं ये फिर वो बातें निकलती हैं अबाउट दिस सिस्टम। ये सिस्टम क्या सिस्टम है भाई कि ये लोग एक से दूसरे से जो लेकिन मजे की बात है वो फिर भी हर दफा इलेक्ट हो जाते हैं, वक्त खत्म हो गया। अच्छा हिलाली साहब, पीपीपी के फाइनेंस मिनिस्टर्स, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स वक्त खत्म हो गया। अभी वो तीन जमातें बदल चुके हैं बदल भी चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। वक्त खत्म हो गया ना, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।